नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और हफ्ते की शुरुआत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है क्योंकि दुनिया भर के संकेत तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन भारत के संकेत थोड़े से नरम दिख रहे हैं कोविड केसेस की वजह से। तो शुरुआत करें इससे पहले देख लेते हैं दुनिया में क्या चल रहा है। दुनिया में क्या चल रहा है, अमेरिका में बहुत शानदार तेज़ी के साथ शुक्रवार को बाजार बंद हुए और चारों तरफ तेज़ी थी। आप लार्जर इंडेक्स देखें या नैस्डैक देखें, सब में तेज़ी थी क्योंकि जो फेड के चेयरमैन हैं उनका ये बयान कि इकोनॉमी में बहुत तेज़ ग्रोथ आने वाली है, जॉब क्रिएशन बड़े पैमाने पे होगा और वो उसकी मदद के लिए खड़े हैं। ये सारे बयान वीकेंड के दौरान भी आते रहे क्योंकि वो उनकी मीटिंग चल रही थी। दूसरा जो टेक्निकली सेटअप आप देखें तो क्रूड भी थोड़ा सा नरम पड़ा है, सप्लाई काफ़ी बढ़ती हुई दिखी है। बॉन्ड यील्ड भी नरम है या एक लेवल के बीच में कंसोलिडेट करती हुई दिख रही, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं भाग रही है, तो वो भी एक अच्छा है। और डॉलर भी नरम पड़ता हुआ दिख रहा है। तो ये फैक्टर्स ये इंडिकेट करते हैं कि अमेरिकी बाज़ारों में कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए शानदार रैली आपको फ्राइडे को वहाँ आती हुई दिखी थी। और उम्मीद ये की जा रही है कि इस हफ्ते जो बैंक और फाइनेंशियल्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं वो बहुत ही शानदार और बहुत ही दमदार होंगे, तो वहाँ पे रैली और बढ़ती हुई दिखेगी। इस बीच एक छोटी सी अच्छी खबर, छोटी नहीं खबर बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। सैनिटाइज करके कंपनी है जिसने यूके और कनाडा में अपनी टेस्टिंग शुरू है। एक नेज़ल दवा है जिसके ज़रिए कोविड को ठीक किया जा सकता है और उसने ये पाया है कि 99% एफिकेसी है 72 आवर्स के अंदर। और उसने जब ये टेस्ट किया तो उसने प्लेसिबो भी दिया, यानी दो ग्रुप बनाए, एक को प्लेसिबो और एक को ये दवा दी। प्लेसिबो मतलब एक नकली दवा होती है जो एक्चुअली वो दवा होती नहीं टेस्टिंग के लिए, वो ऐसे ही दी जाती है जिससे लोगों के दिमाग में भ्रम रहे कि ये दवा है। उन दोनों के टेस्ट में ये पाया गया कि जो ये दवा थी ये बहुत ही इफेक्टिव थी। 94% 24 घंटे के अंदर और 99% 72 आवर्स के अंदर ये इन्फेक्ट हुई है। तो उम्मीद की किरण बहुत जगी है कि जल्दी ही ये टेस्टिंग क्लियर होगी तो इसको मार्केट पर लॉन्च किया जा सकता है। तो हम सब लोग सैनिटाइज की तरफ अब नज़रें गड़ाए बैठे रहेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है कोविड के संदर्भ में। लेकिन भारत में स्थिति काफ़ी गड़बड़ है। 1,69,000 नए केसेस यहाँ पे निकल के हैं। तो प्रदीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रदीप, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए, इस परिस्थिति में जहाँ भारत ने अपने आप को अलग कर लिया है पूरी दुनिया से, इस मामले में कैसे स्ट्रेटेजाइज किया जाए? बिल्कुल, लेकिन देखिए जो आप उम्मीद जगा रहे हैं नीरज, दवा और वायरस की लड़ाई में आज तक दवाएं ही जीतती आई हैं आखिरकार, और इस बार भी वैसा ही होगा, उसमें कोई शक नहीं। तो आपके पास बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन पर आपको दाव लगाना चाहिए। और आजकल की पिच ऐसी हो गई है कि सुबह बाउंस करती है, शाम को घूमने लगती है और बीच में कहीं कोई रेगुलेटर, कहीं कोई सेंट्रल बैंक आकर के गुगली डाल देता है। तो मिलीजुली टीम लेकर के चलने की स्ट्रैटेजी है मेरी तरफ से। तो मेरी टीम में तो बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही होंगे। आप बताइए आपकी टीम कैसी है, शुरुआत कीजिए। मन तो मेरा था कि कुछ गेंदबाज डालें जो बड़े ऑब्वियस से दिख रहे थे, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया और बिल्कुल फ्राइडे जैसी थीम लेके चले कि फार्मा उससे रिलेटेड स्टॉक्स में बहुत तेज़ी दिखी, क्योंकि सप्ताहांत के दौरान इतनी खबरें अच्छी बुरी सुनाई पड़ी, इतने ज़्यादा केसेस सुनाई पड़े कि उससे लगा कि नहीं, फार्मा में तेज़ी बनेगी। एक आईटी भी रखा जो बहुत ऑब्वियस आईटी है, तो शुरुआत उसी से करेंगे। इन्फोसिस के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। 14 तारीख को रिजल्ट्स हैं इनके और उसमें बाईबैक की घोषणा की जाएगी। ये जब भी इस तरह की खबरें आती हैं आईटी कंपनीज की ओर से, स्टॉक में बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलती है। और उम्मीद है कि इसमें जो 10,000 से 12,500 करोड़ के बीच का साइज़ हो सकता है आईपीओ का, बाईबैक का, उसमें एक फिलिप यहाँ से मिलता हुआ दिखेगा। अभी थोड़ी देर पहले सीएलएसए ने एक अपनी रिपोर्ट भेजी है जिसमें 1650 रुपये का टारगेट उन्होंने रखा और उनका मानना है कि ये बाईबैक इस स्टॉक के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो उम्मीद करनी चाहिए कि एक बड़ी तेज़ी इन्फोसिस में मिलेगी। टीसीएस के रिजल्ट्स भी हैं, वहाँ से भी बहुत अच्छी खबर आने की उम्मीद है। तो आईटी सेक्टर जो अभी तक लीड करता हुआ दिख रहा था, मुझे लगता है ये सिलसिला भी जारी रहेगा, इसीलिए इन्फोसिस को यहाँ पे रखा है। अच्छा, हिस्ट्री रही है, जब भी आपने देखा इस तरीके के बाईबैक आते हैं, साल 6 महीने बाद उस बाईबैक के प्राइस से भी ऊपर ट्रेड करते हुए दिखते हैं। टीसीएस इसका बिल्कुल लेटेस्ट उदाहरण है। तो मुझे लगता है इन्फोसिस में खरीदारी करके चलना चाहिए। आज का टारगेट 1500 रुपये। तो इन्फोसिस आपका ओपनिंग बैट्समैन है और मेरे ख्याल से ये ऑब्वियस कैप्टन चॉइस भी बन जाना चाहिए, क्योंकि आज इस स्टॉक पे बिल्कुल नजर होगी और इस पूरे सेक्टर पे। लेकिन मेरी नजर उस सेगमेंट पे है जिसको कोविड से बिल्कुल डर नहीं लगता,
और वो सेगमेंट है दरअसल एग्री इकोनॉमी का। और मेरा जो ओपनिंग बैट्समैन है वो है हेरिटेज फूड्स, क्योंकि आप देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर पे बिल्कुल असर नहीं पड़ा था कोविड का, पहले भी जब फर्स्ट वेव आई थी और हम इतने ज्यादा उसकी चपेट में आ गए थे, क्योंकि गांवों में कामकाज बड़े आराम से चलता रहा था। इनफैक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के दाम आपको बढ़ते हुए ही दिखाई दिए बाद में। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो कल मॉनसून का पहला अनुमान आने वाला है। स्काईमेट ने यह घोषणा की है कि वो कल मॉनसून का अनुमान देंगे। जिन कुछ एक एक्सपर्ट्स के साथ अब तक मेरी बातचीत हुई है, जो मुझे जानकारी मिली है, उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि मॉनसून नॉर्मल रहेगा, वक्त पर आएगा और पर्याप्त बारिश होगी। अब थोड़ी अनइवन हो सकती है आगे, देखिए जब स्काईमेट कहेगा तो कहेगा इस महीने में ज्यादा, इस महीने में कम, शुरुआत अच्छी, बाद में धीमा, तेज, वो सब कहानी आप सुनेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो मतलब की बात है कि वक्त पे आएगा और पर्याप्त बारिश, नॉर्मल मॉनसून होगा, ये खबर आपको कल मिलेगी। स्काईमेट से ऐसी उम्मीद की जा रही है और इसको देखते हुए हमारी नजर इस सेगमेंट पे है। तो हेरिटेज फूड्स के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं और देखिए इस कंपनी में एक और खास बात है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिला है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में साल दर साल, क्वार्टर दर क्वार्टर, इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को इस तरह से बनाया है कि जो अनप्रॉफिटेबल बिजनेस है उसको बेचा, जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, उनका शेयर बढ़ाया। और जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं उनका यह मानना है कि आने वाले क्वार्टर्स के नतीजे अच्छे आएंगे और वहां पर आपको मार्जिन में एक्सपेंशन लगातार देखने को मिलेगा, क्योंकि जो थोड़ा मुश्किल वक्त था उसका फायदा उठाते हुए इन्होंने अपनी इन्वेंट्री बिल्ड की है। सस्ते दाम पर जब रॉ मटेरियल मिला तो वो जमा करके उन्होंने इन्वेंट्री बनाई है और इसलिए अब आगे उनको इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो यही वजह है कि हेरिटेज फूड्स के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं और एग्री इकोनॉमी के साथ ही रहते हुए जो दूसरा सलामी बल्लेबाज दूसरी साइड से होगा वो शक्ति पंप्स है। इस पर हमने आपको पिछले सेशन में भी कहा था कि खरीदारी करनी चाहिए और काफी अच्छा मूव देखने को मिला है। अब जो खबर निकल कर आ रही है, देखिए सरकार ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाए हैं पीएम कुसुम स्कीम के तहत पंप्स के इंस्टॉलेशन के लिए। और उसकी शर्त क्या रखी है? शर्त ये रखी है कि ये इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होने चाहिए। और नीरज, आपको याद होगा पिछले दिन जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये इतने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रहे हैं कि एक तो ये पूरा फुल्ली रेडी किट है जहां पर सोलर पैनल से लेकर के और पंप तक का पूरा इंस्टॉलेशन ये आपको करके दे रहे हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने पंप्स के अंदर चिप लगा रखे हैं जिससे वो उसको रिमोट कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसकी पूरी अपडेट रख सकते हैं। तो इस तरह का इनोवेटिव प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है। सरकार की मदद से दुनिया के कई देशों में जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स हुई हैं उसके तहत इन्होंने सप्लाई भी की है। तो बिल्कुल इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की जो क्राइटेरिया है उस पर ये पूरी तरह से खरे उतरते हैं। पीएम कुसुम स्कीम के तहत पहले भी इनको काफी ऑर्डर मिले हैं और अब ये जो ऑर्डर निकल कर आ रहा है, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाया गया है सरकार की ओर से, तो इस स्कीम में इनको और भी फायदा होता हुआ नजर आएगा। और आने वाले दिनों में आप इनके आने वाले क्वार्टर्स काफी बेहतर देखेंगे। पिछले क्वार्टर में हमने एक जबरदस्त टर्न अराउंड देखा था और उम्मीद ये करनी चाहिए कि अगला क्वार्टर भी इस टर्न अराउंड को कंटिन्यू करेगा, ऐसा जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं उनका मानना है। तो इसलिए हमने शक्ति पंप को अपनी टीम में रखा है। और तीसरा स्टॉक भी मैं बता देता हूं, वो है एस्टेक लाइफ साइंसेस। गोदरेज ग्रुप की कंपनी है और ये इसका जो सबसे जाना माना प्रोडक्ट है वो फंजीसाइड है। और इसके अलावा इनके बहुत सारे केमिकल और एग्री इनपुट के प्रोडक्ट्स है। बहुत बड़ा अच्छा खासा पोर्टफोलियो है। क्वालिटी के लिहाज से मैनेजमेंट का सपोर्ट, चूंकि गोदरेज ग्रुप है तो वहां पे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो मैं तो ये देख रहा था कि मैंने थोड़ी रिसर्च की, फिर जब मुझे ये नजर आया कि पिछले 6 महीने में म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक करीब करीब 5 से 6% बढ़ा दिया है। और उसमें मुझे नाम दिखाई दिए आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, मुझे दिखा नैम यानी निपॉन एसेट मैनेजमेंट, जो पिछले 6 महीने में आए हैं और बहुत अच्छा खासा स्टेक लिया है। तो मुझे लगा कि अब बहुत ज्यादा शायद इसके रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। ये बड़े बड़े खिलाड़ी अगर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, और आप देखिए अभी इसने पिछले 3.5 सालों में अपनी बुक वैल्यू को डबल किया है। लेकिन अभी भी अगर आप इसको कंपेयर करें सुमितोमो केमिकल से, अगर आप इसको कंपेयर करें पीआई इंडस्ट्रीज से, तो ये वैल्यूएशन के लिहाज से डिस्काउंट पे चल रहा है। तो इन सारे पैरामीटर्स को देखते हुए ये तीसरा स्टॉक पूरी तरह से जो एग्री रिलेटेड है और इस वक्त रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर नजर आते हैं। नीरज, ये एग्री वाली थीम तो पिछले साल भी बहुत चली थी और कई सारे स्टॉक्स जो बताए गए थे उसमें बहुत अच्छी तेज़ी बनी। लेकिन मेरी थीम आज भी फार्मा वाली है। प्रदीप, एक शब्द हम लोग हिंदी में कहते हैं विचित्र किंतु सत्य, और ये डॉक्टर लाल मेट्रो और थायरोकेयर में बिल्कुल सही साबित होती है कि ये स्टॉक्स इस तरह की रैली दिखाएंगे ये किसी को यकीन नहीं था, लेकिन ये सत्य है। विचित्र आपको लग रहा होगा, लेकिन आप वैल्यूएशंस देखेंगे, ये सब देखेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप चैनल चेक देखिए।
आप किसी भी लैब को फ़ोन करिए, 48 घंटे से पहले आपके घर से सैंपल नहीं ले रहे हैं, ले भी गए तो 48 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त टेस्टिंग इस समय चल रही है, और जब से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 70% RT-PCR करनी चाहिए टेस्टिंग में, तब से ये और ज़्यादा बढ़ गया है। और कई राज्यों में इतनी सख्ती हो गई कि अगर आपको कहीं जाना है तो बिना अब नेगेटिव RT-PCR के आपको शायद फ़्लाइट में बोर्ड न करने दें, या फ्लाइट से उतर गए आपको तो एयरपोर्ट में भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए इन तीनों स्टॉक्स में ये रैली लगातार हमको लगता है अभी जारी रहेगी, क्योंकि अब जो है काफ़ी सख्ती और ऑर्गेनाइज्ड वे में ये काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो फार्मा के एलाइड सर्विसेज हैं, जिसमें ये तीनों आती हैं, पैथोलॉजी लैब वाली कंपनीज, इसमें बहुत तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, कोवाई मेडिकल जो केरल की एक कंपनी है, एकमात्र हॉस्पिटल है उनके पास, और वो स्टॉक 1100 रुपये में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक सिंगल यूनिट से जहाँ पे एक्सपेंशन की गुंजाइश भी कम है, इस तरह की तेज़ी आपको फार्मा या हॉस्पिटल स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। तो इसीलिए तीनों ये फार्मा के स्टॉक्स हमने यहाँ पे रखे हैं। चौथा स्टॉक्स भी यहीं पे जोड़ देता हूँ, वो भी फार्मा है, ग्लैक्सो फार्मा हमने रखा है। ग्लैक्सो को हमने इसलिए जोड़ा कि हमको याद है पिछले फ्राइडे को हम लोगों ने आपसे कहा था कि पैरासीटामॉल बनाने वाली कंपनीज को आप लीजिए। ग्लैक्सो जो है ओरिजिनल रिसर्च बेस्ड पैरासीटामॉल की कंपनी है, जो मैक्सिमम इफेक्टिव हो, सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, जिसका नाम है कैलपॉल। और दूसरा इनका जो ब्रांड एंटीबायोटिक्स हैं वो भी ओरिजिनल रिसर्च की हैं। तो ये वो सारी कंपनियां हैं जिनको खूब गेन इस कोविड के दौरान होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इन्हीं दवाइयों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो ग्लैक्सो फार्मा को भी ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पे 1500 के टारगेट के साथ। मुझे लगता है आपकी टीम को देखते हुए आज आपका नाम बदल के डॉक्टर वाजपेयी रख देना पड़ेगा, क्योंकि आप बिल्कुल एक सेक्टर पे बुलिश है, और देखिए होना भी चाहिए। ये सेक्टर काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई रहा है, लेकिन मेरी नज़र अब दो गेंदबाजों पे है, और इस वक्त पिच का रुख देखते हुए इंडसइंड बैंक होगा वो पहला गेंदबाज जिस पर नजर है। देखिए क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई है जो ये कह रहे हैं कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनके लिए दिक्कत होने वाली है। दूसरे एनालिस्ट और दूसरी रिपोर्ट्स पे आप नजर डालिए तो जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं वो अटकते हुए आपको नजर आ सकते हैं। और हमने इनफैक्ट मैंने ये सवाल पूछा था गवर्नर साहब से पिछले पॉलिसी के बाद वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या आप फिर से बैंकों को कोई राहत देंगे, मॉरेटोरियम वगैरह, क्योंकि फिर से वही हाल है, लॉकडाउन हो रहा है, अगर दुकान बंद है, कैश फ्लो है ही नहीं, तो आदमी पैसे कैसे चुकाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। तो इस पर भी तस्वीर साफ नहीं है। इसको देखते हुए बैंक्स के लिए वीकनेस देखने को मिलेगी, और यही वजह है कि हमने इंडसइंड बैंक चुना है गेंदबाज के तौर पे। और दूसरा गेंदबाज होगा मेरा गोदरेज प्रॉपर्टीज। ये स्टॉक तेजी में भी काफी पसंद था, लेकिन अब फाइनली जो खबरें आ रही हैं उससे लगता है कि अगर लॉकडाउन इस तरह से आगे बढ़े तो जो रफ्तार से बुकिंग शुरू हो गई थी वो अटक रही हैं, प्रोजेक्ट्स अटकते हुए नजर आएंगे। और कुछ राज्यों में और कुछ शहरों से अब एक खबर आ रही है कि वहां पे लेबर शॉर्टेज भी देखने को मिल रही है, जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए अच्छी खबर नहीं है। इसलिए ये एक और गेंदबाज है जो इस वक्त मेरी टीम में शामिल है। बारी है मिस्टर डिपेंडेबल की। नीरज बताइए। मिस्टर डिपेंडेबल भी मेरा एक फार्मा कंपनी है, RPG लाइफ साइंसेज, और इसको चुनने के पीछे ये जो सारे फैक्टर्स हम लोग गिना रहे हैं आपको कि कोविड की वजह से अस्पतालों को, दवाई कंपनियों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है, इसके साथ साथ जो प्रिलिमिनरी नंबर्स आने वाले हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त दिख रहे हैं। अनुमान है कि Q4 ग्रोथ इनकी जो है वो 21 से 22% के बीच में रहने वाली है। इस तरीके के आउट परफॉर्मेंस ये कंपनी दिखा सकती है, और नतीजों को हमें इंतजार करना चाहिए। तो पिछले क्वार्टर में फार्मा कंपनियों में बहुत ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है, खासतौर पे मार्च के महीने में और ज़्यादा शार्प जंप आया है। तो मैं तो आपको एवरेज बता रहा हूँ कि 3 महीने में 21% ग्रोथ है, लेकिन मार्च में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा शार्प हुआ था, और हमें लगता है कि ये अप्रैल और आगे भी कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो RPG लाइफ साइंसेज इसीलिए हमने लिया है 415-420 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करके चलें। और जो कि फार्मा फ्लेवर में है, अगर आपको लगता है कि यहाँ से या दिन के दौरान और तेज़ी बनती है तो आप स्टॉप लॉस ऊपर करते जाइए और इसको होल्ड भी कर सकते हैं। ओके, तो ये है मिस्टर डिपेंडेबल डॉक्टर वाजपेयी की तरफ से, और मेरी तरफ से जो प्रिस्क्रिप्शन है वो है सोलारा एक्टिव फार्मा। और मुझे उम्मीद है कि ये एक जो दवा है, एक जो स्टॉक है, वो बहुत ही जबरदस्त फायरवर्क दिखाएगा। मिस्टर डिपेंडेबल तो है ही, लेकिन अगर आज ये पिंच हिटर का डबल रोल भी प्ले करे तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं है। इसकी वजह यह है कि देखिए शुक्रवार को इन्होंने बाजार बंद होने के बाद जो जानकारी दी, इनकी 2 प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज को ये मर्ज कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं। और ये जो 2 कंपनीज हैं, ऑरोरा लाइफ साइंसेज और हाइड्रा एक्टिव फार्मा, इनको मर्ज करने के बाद ये देश की API और क्रैम्स के कारोबार में
सबसे बड़ी कंपनीज के फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे, जो कैपेसिटी बहुत ही जबरदस्त तगड़ी बढ़ती हुई नजर आएगी। ऑल स्टॉक डील है तो इसका कहीं कोई इंप्लीकेशन नहीं है, लेकिन एक बात जो एनालिस्ट करीब से देखते हैं और वो जो जानकारी कंपनी ने दी है और जो एनालिस्ट भी मानते हैं, उनका ये कहना है कि ये ईपीएस एक्रेटिव है, यानी दरअसल कंपनी का मुनाफा और ईपीएस आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे इस पूरे डील की वजह से, इस पूरी रीस्ट्रक्चरिंग और कंसोलिडेशन की वजह से। ये स्टॉक पिछले काफी वक्त से कंसोलिडेट हो भी रहा था, ऊपर के लेवल से 52 वीक हाई से ये काफी नीचे आया है और अब ये एक नई तेजी की तैयारी में दिखाई दे रहा था। उसके बाद अब ये अच्छी खबर सामने आती हुई जो आपको बता रही है कि इस लेवल से काफी शानदार मूव के लिए ये तैयार है, इसलिए एनालिस्ट काफी बुलिश है। आपको तमाम कमेंट्स और रिपोर्ट्स आते हुए दिखाई देंगी, शायद आप मैनेजमेंट को भी आगे सुनेंगे। और सारे संकेत अब तक जो की पैरामीटर्स होते हैं किसी मर्जर या रीस्ट्रक्चरिंग के, वो आपको यही बता रहे हैं कि हर एक लिहाज से चूंकि मुनाफा बढ़ रहा है, फाइनेंशियल्स बेहतर नजर आ रहे हैं, बैलेंस शीट बेहतर नजर आ रही है, तो इस स्टॉक को री रेटिंग का कैंडिडेट मानना चाहिए। इसलिए यहां पर आपके लिए मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पे मैंने चुना है सोलारा एक्टिव फार्मा को। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आगे हम आपको बताएंगे अपने फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टॉक 2020 में, और आपके बीच वाले शेयर्स जिनको हम फ्री हिट और पिंच हिटर्स कहते हैं, उसमें है ग्लेनमार्क फार्मा और सिप्ला, दो और फार्मा की दिग्गज कंपनीज को चुना है। और इसके पीछे भी ये देखिए, फार्मा इंडस्ट्री की एवरेज ग्रोथ 11-11.5% के आसपास रहती है, लेकिन इन दोनों ही कंपनियों ने Q4 का जो अनुमान है हमारा, उसमें आउट परफॉर्म किया। ग्लेनमार्क की ग्रोथ 21-22% रहेगी और मार्च की ग्रोथ तो और ज़्यादा यहाँ से आती हुई दिख रही है, जो कि इंडस्ट्री के कहीं ज़्यादा पैमाने से ऊपर जाती हुई ग्रोथ दिख रही है, तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। सिप्ला में भी लगभग ऐसी स्थिति है, मार्च की अकेले की ग्रोथ 14-15% है और ओवरऑल क्वार्टर की ग्रोथ इससे ज़्यादा आने की संभावना है। तो फार्मा कंपनीज बड़े सॉलिड ग्राउंड पे आउट परफॉर्म कर रही है मार्केट को। फार्मा इंडेक्स में जो बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है वो इसी वजह से, और ये सिलसिला अभी जारी रहने की पूरी संभावना है। एक नई तेज़ी का दौर यहाँ बनता हुआ दिख रहा है, और ये जो अनुमान है, पूरा अनुमान है कि ये क्वार्टर की सेल्स कैसी रह सकती है, ग्रोथ कैसी रह सकती है, इसकी वजह से हमने लिया है। तो ग्लेनमार्क फार्मा में 440 का टारगेट रखिए और सिप्ला में 900 के टारगेट के साथ लॉन्ग पोजीशन बना के इसमें चलिए। ओके, तो दो और फार्मा कंपनियां आपके सामने आती हुई, और मैंने चुने हैं अलग अलग सेक्टर से दो स्टॉक्स जो आपके सामने मैं लेकर आता हूं। पहला स्टॉक जिस पर मेरी नजर है वो है स्टोवक्राफ्ट। ये हाल की लिस्टिंग है, आपको ध्यान होगा लिस्टिंग के बाद हमने यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन देखा, लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों में ये अपनी पूरी नुकसान की भरपाई कर चुका है। अपने इशू प्राइस के नीचे तो खैर ये कभी गया ही नहीं था, और अगर आप देखें तो प्योर कंजम्पशन प्ले है। एक ऐसा स्टॉक है, एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर आपको इन तमाम उतार चढ़ाव से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ज़रूरत की चीज़ है, जाहिर है, जो आपके घर में इस्तेमाल होती है। इनके जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं ये पिजन नाम से बेचते हैं, तो जाहिर है कि इसकी डिमांड पर कोई खास असर आपको पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, और इसलिए एनालिस्ट का ये मानना है कि इस तरह के सेफ बेट्स आपको इस बाजार में चुनने चाहिए। तो यहां पर आपकी नजर होगी स्टोवक्राफ्ट है अगला स्टॉक, और इसके साथ साथ मेरी नजर है जीटीपीएल हैथवे पे। इसका तो जाहिर है कि इस्तेमाल बढ़ रहा है क्योंकि लोग घर पे बैठे हुए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन खबर है यहां पर, और खबर यह है कि इन्होंने अपनी कई ग्रुप कंपनीज के कंसोलिडेशन की एक योजना बनाई थी, जिसको अब गुजरात हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। तो वो एक कदम आगे बढ़ते हुए अब आपको योजना नजर आएगी, और उसका पूरा इंपैक्ट आपको बाजार में आज के ट्रेड में आता हुआ दिखाई देगा जीटीपीएल हैथवे में। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस हफ्ते इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं, और मैं ये दिख रहा था कि पिछले 3 क्वार्टर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। पिछले 3 क्वार्टर इस कंपनी के जितने भी मैं आंकड़े ढूंढ पाया, पिछले 10 साल तक के आंकड़े मैंने खंगाले, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहे हैं। यानी प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से ये कंपनी एक नए दौर में एंटर हुई है। पिछले 3 क्वार्टर्स के शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं, उनका मानना है कि इस क्वार्टर में भी आपको इसके नतीजे पसंद आने चाहिए, खुश करने चाहिए। तो इस लिहाज से ये अगला बल्लेबाज है जो इस वक्त मेरी टीम में शामिल हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आखिर के 2 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब आखिरी के 2 स्टॉक्स जो पावर प्लेस के स्टॉक है, उसमें भी 2 फार्मा कंपनीज हैं, अजंता फार्मा और एफडीसी। अजंता फार्मा की ग्रोथ का अनुमान है कि 17% के आसपास की इनकी ग्रोथ रहनी चाहिए, और बहुत ही बढ़िया नतीजे कंपनी आगे पेश करेगी। तो हमें लगता है कि फार्मा कंपनीज़ के जो इस तरीके के आंकड़े जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, उसके पीछे सॉलिड ग्राउंड है, तो यहाँ ध्यान रखा जा सकता है। और इसके साथ ही एफडीसी में भी अच्छी ग्रोथ का अनुमान है, और एफडीसी के प्रोडक्ट तो गर्मियाँ शुरू होते ही
बहुत ज़्यादा डिमांड में आई जाते हैं। इलेक्ट्रॉल पाउडर का आपने नाम सुना होगा, वो इन्हीं का प्रोडक्ट है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल फार्मा की हमने इतनी सारी कंपनीज इसमें चुन रखी हैं। करीब 6 कंपनी डायरेक्ट फार्मा की हैं, 3 कंपनी पैथलैब की हैं, 1 केवल इन्फोसिस रखा है। मुझे लगता है कि यही 2 सेक्टर आज लीड करते हुए दिखेंगे, तो इसलिए फार्मा में खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल, तो चलिए एक फार्मा स्टॉक मैं और अपनी टीम में शामिल कर रहा हूं। हमारा मिस्टर डिपेंडेबल सोलारा एक्टिव तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ यूनिकेम लैब पे नजर है। और वजह यह है कि ये स्टॉक शायद ही आपको इस सेक्टर में ऐसे स्टॉक दिखें जो अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ये इसकी बुक वैल्यू है 357 रुपए और आप देखेंगे कि ये अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। उसकी वजह है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में एक टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है और लगातार प्रॉफिटेबिलिटी सुधरती हुई नजर आ रही है। कंपनी ने अपने बैलेंस शीट को भी बेहतर करने की कोशिश की है, तो वो संकेत साफ तौर पे बता रहे हैं कि अब इस स्टॉक में रीरेटिंग का वक्त आ रहा है। और जब सेक्टर में क्रेज बढ़ता है तो वो एक मौका बन जाता है। अच्छा परफॉर्मेंस आमतौर पे लोग नोटिस नहीं करते, लेकिन जब वो एक सेक्टर में लोग स्टॉक ढूंढने शुरू करते हैं तो ऐसा अच्छा परफॉर्मेंस फिर नोटिस किया जाता है। टर्न अराउंड केसेस को रीरेटिंग मिलती है और इस वजह से हमने इसको चुना है। जाते जाते एक और गेंदबाज हमारी टीम में, तीसरा गेंदबाज है, वो है एक्सिस बैंक। और वजह यही जो मैंने पहले आपको बताई कि बैंकिंग स्टॉक्स के लिए फिलहाल यहाँ पर कंसर्न्स बढ़ रहे हैं एक के बाद एक। और कल तो नीरज, इनफैक्ट मैं आंकड़े दिख रहा था हमारे और आपके गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश के, वहाँ भी एक एक शहर में जिस तरह से नए केसेस सामने आ रहे हैं, और 1-2 नहीं, पूरे 7-8 शहरों के आंकड़े मैंने खंगाले जो कि बहुत ही चिंता बढ़ाने वाले हैं। और इस स्थिति में मुझे लगता है कि बैंकों पे सबसे पहले मार पड़ती है। और आप देखिए बैंक इसी वजह से अंडर परफॉर्म भी कर रहे हैं। निफ्टी बैंक लगातार पिछले तकरीबन 1 महीने से निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ये कंसर्न साफ तौर पे अब और आगे निकल कर आएगा इन आंकड़ों को देखते हुए, और इस वजह से हमने इस सेक्टर पे खास तौर पे अपने गेंदबाज चुने हैं। तो ये टीम फिलहाल मेरी कंप्लीट हो चुकी है। बताइए आपको क्या पसंद आ रहा है? प्रदीप, चूंकि हम लोग बहुत बुल साइड के ट्रेड लेके चल रहे हैं और आपकी टीम में 2 सेल साइड के हैं, तो मुझे लगता है कि सेल वाला मैं लूँगा। और इसमें इंडसइंड बैंक मुझे लगता है ले सकता हूँ मैं, क्योंकि ये कैप्टन चॉइस इसलिए भी कि अगर मार्केट का मान लीजिए मूड घूमता है तो इसमें बैंक ही सबसे ज़्यादा आपको पिटते हुए दिखेंगे। और इंडसइंड बैंक का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होता है कि अगर चलता है तो फिर बहुत अच्छा चलता है, गिरता है तो फिर अच्छे से गिरता है। तो मुझे लगता है कि इस पर ध्यान रखना चाहिए। और ये बात सही है कि कोविड केसेस की जो रफ्तार है, जो जिस तरह से बढ़ रही है, उससे चिंता काफ़ी बढ़ गई है। मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक में सेल साइड का ट्रेड आज बन सकता है, तो यहाँ बेच के चलना चाहिए। आप मेरी टीम देख के बताइए आपको क्या पसंद है। चलिए, आपने हाई बीटा स्टॉक चुना है, तो मैं आपकी टीम से हाई अल्फा स्टॉक चुनना चाहता हूं। वो होगा इन्फोसिस, क्योंकि लगातार जो आउट परफॉर्मेंस दिखाता है और ऐसा लगता है कि इन्होंने एक बाईबैक अनाउंस किया है। इसके बाद और दूसरी आईटी कंपनीज की ओर से भी ये सिलसिला आपको शुरू होता हुआ नजर आएगा। तो आज के लिए तो ये एक शानदार परफॉर्मर रहने वाला है और ये पूरा का पूरा सेक्टर होगा और खासतौर पे ये स्टॉक होगा जो इंडेक्स की मदद करते हुए नजर आ सकता है कमजोर बाजार में। इसलिए इन्फोसिस के साथ ही जाने की राय होगी आपकी टीम से। तो यह है मेरी कैप्टन चॉइस। और आखिर में एक बार फिर से मैं जल्दी से आपको अपनी टीम बता देता हूं, रैप कर देते हैं टीम का। मेरी नजर है यहां पर हेरिटेज फूड्स पे, जो कि एग्री कमोडिटीज की थीम पे, एग्री सेक्टर की थीम पे हमने नजर रखी है, इसलिए हेरिटेज फूड्स पर होगी नजर। और यहां पर आपको खरीदारी की राय बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नतीजे भी आगे अच्छे आने की उम्मीद है। शक्ति पंप्स पीएम कुसुम योजना के तहत नई बिट्स मंगाई गई हैं, तो उसके जरिए नए ऑर्डर्स आएंगे, ये उम्मीद है। एस्टेक लाइफ साइंसेज, फंजीसाइड और दूसरे एग्री प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी, और ये वो सेगमेंट है जिस पर कोविड का असर बहुत ही कम, मिनिमम बल्कि नहीं के बराबर पड़ा है, ये कह सकते हैं आप। तो डर के बीच में यहां पर मौका बनता है। इंडसइंड बैंक पे गेंदबाजी की राय है, बेचने की सलाह बन रही है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। और साथ ही साथ रियल एस्टेट, क्योंकि इसकी डिमांड आपको बिल्कुल सूखती हुई नजर आएगी जैसे ही कोविड के आंकड़े बढ़ रहे हैं। सोलारा एक्टिव फार्मा सेक्टर से ये स्टॉक जहां पे रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, और एनालिस्ट मानते हैं कि ये मर्जर जो हो रहा है उनकी ग्रुप कंपनीज का, वो कंपनी के बैलेंस शीट और पीएनएल दोनों में सुधार करेगा और री रेटिंग का केस बनेगा। स्टफक्राफ्ट हाल के लिस्टिंग काफी शानदार यहां पर खरीदारी आते हुए हमने लगातार देखी है, और यहां पर एक आपको खरीदारी का मौका बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ जीटीपीएल हैथवे पे खरीदारी के मौके बन रहे हैं, क्योंकि इनके एक रिस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी मिल गई है हाई कोर्ट की, और साथ ही साथ नतीजे आने वाले हैं जिसको लेकर बाजार उत्साहित है। यूनिकेम लैब एक और फार्मा सेक्टर का स्टॉक
जो वैल्यूएशन के लिहाज से शायद इस सेक्टर में सबसे सस्ते शेयरों में है। और आखिर में एक्सिस बैंक एक और गेंदबाज के साथ मैंने अपनी टीम को पूरा किया है। नीरज, मेरी टीम पर नजर डालिए, यहाँ पे खरीदारी पे पूरा फोकस है और फार्मा स्टॉक से टीम भरी हुई है। केवल पहला स्टॉक इन्फोसिस है क्योंकि इसमें बाईबैक की खबर आई है। 14 तारीख को इसका निर्णय होगा। 10 से 12,500 करोड़ का बाईबैक साइज हो सकता है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में आज एक बढ़िया रैली बनती हुई दिखेगी और IIT वगैरह के नतीजे भी हैं TCS के, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन पैथोलॉजी लैब्स की वाली कंपनी लगातार, मैं पिछले हफ्ते से बता रहा हूँ आपको, डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर, जिस तरीके की टेस्टिंग की डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है उससे इनका बिजनेस काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है और हर दिन इसमें तेज़ी बनती है। तो लगता है कि बहुत तेज़ हो गया, अब नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन लगातार बढ़ रहे हैं और ये बढ़ते रहेंगे क्योंकि डिमांड ऐसी देखने को मिल रही है। ग्लैक्सो फार्मा पैरासीटामोल और तमाम एंटीबायोटिक दवाओं के लिए लिया है। RPG लाइफ साइंसेस को देखिए, ग्रोथ के पैमाने जो रखे जा रहे हैं इस क्वार्टर में 21-22% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। ग्लेनमार्क में भी लगभग वैसी ही तस्वीर बनती हुई दिख रही है और सिप्ला भी पीछे नहीं है। ये जो 3-4 दिग्गज स्टॉक हैं, इनके Q4 के नतीजे बहुत ही शानदार आने की संभावना यहाँ पे देखने को मिल रही है और ख़ास तौर पे मार्च का जो नंबर आप देखेंगे, मंथली नंबर सेल्स का, वो बहुत ही उम्दा आया है। तो मुझे लगता है इसलिए इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अजंता फार्मा और FDC भी इसी पैमाने पे लिया है क्योंकि मार्च के नंबर के बाद अभी अप्रैल मई जब नेक्स्ट Q1 में आएंगे तब आप देखेंगे कि फार्मा की ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है। इसीलिए पूरी तरीके से टीम में फार्मा भरा हुआ है आज।